एक शेयर 2 साल में लगभग 900% से ज्यादा का रिटर्न और फिर उसके बाद 70% से ज्यादा गिर चुका है। मार्च 2020 में इसका प्राइस 300 के पास था, जो मार्च 2022 में 2800 के पास पहुंच गया और उसके बाद आज 900 पे ट्रेड कर रहा है। भैया 3 से 4 साल में इतनी मूवमेंट, यानी कहीं ये मेरी बात तो प्रूफ नहीं होने वाली कि स्टॉक मार्केट में शादी मत करना, अफेयर करना, शादी करोगे तो फंस जाओगे। लेकिन बात ऐसी ही है और आज इसको मैं प्रूफ करने वाला हूं, क्योंकि 4 महीने पहले अक्टूबर में कंपनी के प्रोमोटर ने अपनी 50.97% की होल्डिंग से 24.2% की होल्डिंग बेच दी। ऐसा क्यों किया प्रोमोटर ने? क्या ये एक पंप डंप का केस है? क्या है इसके पीछे का सच? क्योंकि काफी दिनों से ये शेयर ट्रेंडिंग चल रहा है, काफी लोग हाई पे फंसे हुए हैं क्योंकि वो शादी करते हैं और हम अफेयर। रियल लाइफ में मत करना, जूते पड़ेंगे, राइट? तो आप में से कौन कौन फंसे हुए हैं कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से डिटेल वीडियो बनाई है। जैसे राजेश एक्सपोर्ट आपको पसंद आया था, ऐसे ही पसंद आएगा। इसमें 3 चीजों पर फोकस करेंगे। प्रोमोटर ने अपना स्टेक क्यों बेचा और किसे बेचा? क्या ये पंप डंप का केस है या फिर कुछ और रीजन है? यानी स्टॉक वोलाटाइल है ना, तो जाना पड़ेगा ना। और प्रोमोटर ने अपनी 99.9% की होल्डिंग प्लेस कर रखी है, तो इसके पीछे का भी क्या कारण है, राइट? तो वैसे आपको क्या लगता है, ये पंप डंप हुआ है? कमेंट में जल्दी से तो बता दीजिए और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिए, क्योंकि 10,000 लाइक चाहिए आज की वीडियो में, क्योंकि इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो एक कम भी नहीं, 10,000 पूरा चाहिए। और जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मार्केट खुलने से पहले किसी भी न्यूज के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 25 फरवरी से शुरू हो रही है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां फ्यूचर ऑप्शन सब सीखेंगे, इंट्राडे स्विंग और आईपीओ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। जी हाँ, आईपीओ बल्क में आ रहे हैं बट आपको मिल नहीं पाता है, तो आईपीओ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है ये भी सिखाने वाले हैं। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए। अनलिमिटेड बेनिफिट के साथ अनलिमिटेड लर्निंग बहुत ही जेन्युइन फी में आपको मिलने वाली है, विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट एंड रिवीजन क्लासेस। तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक पे कि अक्टूबर 2023 में कंपनी के कुछ प्रोमोटर ने अपने स्टेक को बेचने का सोचा। 2 रीजन थे। कोविड के बाद से पैकेजिंग फिल्म, कोटिंग और इंसुलेशन प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा गिर गई और इसका असर हमें इनके पीएनएल स्टेटमेंट में दिखा, जहां इनका ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एकदम से गिर गया। इक्विटी मार्केट में कंपनी के शेयर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे थे। एनएससी और बीएससी पे लिस्टिंग के टाइम आईपीओ का प्राइस बीएससी पे 5 रुपए का और एनएससी पे 20 रुपए का था, राइट? तो भैया एक तो धंधा भी डूब रहा है, ऊपर से शेयर भी प्रीमियम में है, तो क्यों ना धंधे को ही बंद कर दें या कहीं ना कहीं बेचकर निकल लें, माल तो मिल ही रहा है। तो शायद ये 2 रीजन हो सकता है ना, जिसकी वजह से स्टेक कम करने का सोचा। और वहीं पर एक कंपनी आती है दुबई बेस, जो डील साइन करती है, जिसका नाम है एजीपी होल्डको। डील की कुल वैल्यू है 1188 करोड़ की। इनकी होल्डिंग आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में आसानी से देखने को मिलेगी। अब प्रमोटर ने क्यों बेचा, इसका रीजन तो समझ में आ गया। 2 आपको रीजन बताए ना, क्योंकि देखो लेगेसी धंधा जो करता है ना, जैसे कहते हैं ब्रांड, कॉर्पोरेट, जैसे टाटा, रिलायंस, यहां पर जब कॉर्पोरेट धंधे होते हैं तो वो लोग कंपनी को इस तरीके से छोड़ते नहीं है। लेकिन एजीपी होल्डको ने इतना बड़ा स्टेक क्यों लिया, इसकी कहानी भी तो समझनी जरूरी है, क्योंकि डूबते नैया पे कौन सवारी करेगा। क्योंकि स्टॉक गिर रहा है तो इन्होंने 1188 करोड़ रुपए एवं ही तो नहीं लगा दिए। तो यहां पर इसके पीछे भी राज है। एजीपी होल्डिको लिमिटेड एआई गुरेर पेट्रोकेमिकल एलएलपी ग्रुप की एक कंपनी है और ये मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट में वन ऑफ द टॉप प्लेयर है पूरे दुबई में और लगभग 60 ईयर्स से बिजनेस में है। इसी को बोलते हैं लेगेसी बिजनेस। और इसी ग्रुप की एक कंपनी है तगलीफ इंडस्ट्री, जो कि बीओपीपी की ग्लोबल लीडर है। अब पॉलीप्लेक्स का 13% का बिजनेस बीओपीपी का है, जो आपके सामने डेटा के साथ दिख रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एजीपी होल्डिको के जरिए एआई गुरेर पॉलीप्लेक्स के बीओपीपी बिजनेस को टेक ओवर करने की कोशिश की, क्योंकि जो एग्रीमेंट पॉलीप्लेक्स ने एजीपी होल्डिको से साइन किया है उसमें यह साफ लिखा है कि जो इन्वेस्टर 22.5% की होल्डिंग से ज्यादा होल्ड करेगा वो बोर्ड ऑफ कंपनी में एक मेंबर को अपॉइंट करने की पावर रखता है। मैं ये सारे डेटा फैक्ट दिखा रहा हूं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। पॉलीप्लेक्स प्लास्टिक फिल्म के बिजनेस पे इन्वॉल्व है और इनका 48% का बिजनेस केवल यूएसए और यूरोप से आता है।
होता क्या है कि प्लास्टिक फिल्म बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल का यूज होता है वो बनता है क्रूड ऑयल से। अब कोई बिजनेस इतने फैक्टर पर डिपेंडेंट है तो वोलेटिलिटी तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि यहां पर मैं बता दूं कि जब कोविड में ये शेयर गिरा था ना, पॉलीप्लेक्स, तो दूसरे भी इससे रिलेटेड शेयर गिरे थे। कोविड के पहले की बात करें तो पैकेज्ड आइटम की मांग बढ़ने की वजह से प्लास्टिक फिल्म की डिमांड ज्यादा थी और उस टाइम क्रूड के दाम भी गिरे थे। वहीं अभी के टाइम में जस्ट इसका उल्टा हुआ है, क्रूड ऊपर है और यूएसए और यूरोप में प्लास्टिक फिल्म की डिमांड एकदम से गिर गई और इसका इफेक्ट स्टॉक पे दिखा। तो पंप और डंप तो नहीं है, क्योंकि दूसरे रिलेटेड शेयर में भी गिरावट दिखी है। अब लास्ट सवाल, प्रमोटर ने प्लेज भी किया हुआ है ना, तो जनरली हम मानते हैं कि जब प्रमोटर अपनी पूरी क्वांटिटी प्लेस करते हैं तो निगेटिव है, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है जो वो दूसरे कामों के लिए यूज करते हैं और इससे क्या होता है, बिजनेस पे रिस्क बढ़ता है और निगेटिव होता है। लेकिन पॉलीप्लेक्स के केस में थोड़ा अलग है। जब कंपनी ने एजीपी होल्डिको से स्टेक सेल के लिए एग्रीमेंट किया था तो उसमें पोस्ट क्लोजिंग टर्म के कुछ रूल थे, जिसमें ये लिखा था कि इन्वेस्टर के पास अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करने का ऑप्शन है। जी हाँ, यानी वो चाहें तो भविष्य में अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं और वो ऐसा करेंगे कैसे, 2 फेज में करेंगे। उसकी टाइमिंग भी बकायदा लिखी गई। पहला स्टेज 36 महीना यानी 3 साल में और दूसरा 24 महीना यानी 2 साल। तो यानी अगर हम इन बातों के आधार पर एक समरी निकालें तो समरी क्या निकल के आती है कि पॉलीप्लेक्स पंप और डंप का केस तो नहीं है। कंपनी के बिजनेस साइकिल के साथ साथ ग्लोबल फैक्टर पे काफी ज्यादा डिपेंडेबल बिजनेस है जहां पे क्रूड ऑयल का रोल आया। प्रमोटर की सेलिंग और प्लेजिंग के पीछे कंपनी की कुछ ओन रीजन है, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर भैया कोई लेगेसी बिजनेस नहीं है, उसको पैसा बन रहा है तो निकल जाओ, धंधा डूब रहेगा बेचो, जैसे स्टार्टअप आता है, आपने शार्क टैंक इंडिया में आया होगा तो देखा होगा। तो ऐसी कहानी बनती है। तो कभी कभी हमें इसीलिए कहा जाता है कि भैया शादी ना करो, स्पेशली स्मॉल कैप के शेयर में तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पर कोई नई कंपनी शुरू हो रही है, पैसा बन रहा है, प्रमोटर को बन रहा है, बट कल के डेट में अगर उनको धंधा नहीं बन रहा है, वो बेच के क्यों नहीं निकल जाए, वो तो इसीलिए आए थे, कोई दूसरा धंधा स्टार्ट करेंगे। स्टार्टअप में यही होता है ना, बेच दिया जाता है ना दूसरे को। तो सेम कहानी हुई कि इनका धंधा लॉस में आया, इनको कहा भैया जो मिल रहा है भागते भूत की लंगोटी काफी है, अपन को क्या करना है, अपने घर में तो पैसे आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नजरिया था। बट रिटेलर क्या होते हैं, रिटेलर यहां पर इन चीजों को नहीं समझते हैं, जिसको मैंने आज पूरे डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लर्निंग और अर्निंग से बहुत क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही यूनिक केस था, जहां पे अब आप कहेंगे अब क्या करना है भैया, नमस्ते रखिए ना, अभी क्यों दिमाग लगाना है, दूर रहिए, अच्छे शेयर बहुत है, राइट। जहां पर प्रमोटर खुद ही अपना बेचने के बारे में सोच चुके हैं, कोई दूसरा आ रहा है वो प्लान कर रहा है, हम ऐसा करेगा करेगा कि नहीं करेगा, हु नोज, राइट। आलोक इंडस्ट्री को रिलायंस ने अपने हिसाब से लिया, आलोक इंडस्ट्री का शेयर नहीं चल रहा है, बट रिलायंस वाले को तो फायदा ही है आलोक इंडस्ट्री लेके। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेम स्टोरी, पॉलीप्लेक्स चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुबई की कंपनी को फायदा है, उसको पता है कि मुझे इसकी मशीनरी का यूज कैसे करना है। सेम कहानी, रिलायंस को पता है कि मुझे आलोक इंडस्ट्री की मशीनरी का यूज कैसे करना है। तो ये चीज समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसलिए मैंने कहा स्टॉक मार्केट में शादी ना करो, अफेयर करो। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो सबके साथ।